हेलो दोस्तों, हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स में पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। आज अपवर्तन में पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको अपवर्तनांक बोलते हैं, जो कि हल्का सा चर्चा पिछले क्लास में भी हुआ था। अपवर्तन के नियम में दूसरा नियम जो था स्नेल का नियम, वो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, वहाँ हम लोग पढ़े थे। उसी को थोड़ा सा आगे हम लोग विस्तार लेके चलते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है अपवर्तनांक क्या है, ठीक है। तो अपवर्तनांक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आएगा। एक आएगा अपवर्तनांक, एक आएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक आएगा आपके पास सापेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है। तो 3 गो अपवर्तनांक के हम लोग चर्चा करेंगे। तीनों को पहले समझ लेते हैं। देखिए, एक होगा अपवर्तनांक, एक होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होगा आपके पास सापेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है। तो तीनों में क्या अंतर है जो समझेंगे पहले। देखिए, अपवर्तनांक कोई पूछे तो अपवर्तनांक के मतलब होता है कि किसी भी एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा किसी भी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई कांच है या हवा है, कुछ भी है वहाँ पर आपके पास, लेकिन अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक का मतलब यही समझेंगे किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल और किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन जब निर्वात कह देगा, निरपेक्ष कह देगा, तो निरपेक्ष में स्पष्ट कर देना है क्या कि जो पहला में माने किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किसी एक माध्यम, तो एक माध्यम की चर्चा वहाँ किसको करना है, हवा को या वायु को या निर्वात को करना है। सापेक्षिक कहेगा तो मिनिमम 2 कहेगा। मैं तीनों को डिफाइन करता हूँ। देखिए यहाँ क्या है, अपवर्तनांक क्या है, तो लिखेंगे प्रकाश की चाल हवा में, प्रकाश की चाल हवा में, हवा माने वायु, तो ये प्रकाश की चाल हवा में और प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, और प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, और प्रकाश की चाल किसी माध्यम में के अनुपात को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। प्रकाश की चाल हवा में और प्रकाश की चाल किसी माध्यम में के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। स्टार करके जो पूछा जाता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ध्यान दें। अब इसकी डिफिनीशन पूछें तो क्या होगा। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर म्यू लिखा, तो देखो पहले क्या लिखा, प्रकाश की चाल हवा में, प्रकाश की चाल हवा में बटा प्रकाश की चाल माध्यम, ठीक है। प्रकाश की चाल हवा में बटा प्रकाश की चाल माध्यम में। तो माध्यम कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, आपकी इच्छा। तो माध्यम की जगह मैं मान लो कुछ कर दिया, मान लो यहाँ कर देते हैं कांच में, क्या कर देते हैं, कांच में, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग
कांच के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लास, तो ग्लास हो गया। हवा को क्या बोलते हैं, एयर, तो ये एक फार्मूला हो गया, समझो तो, ठीक है। अब माध्यम यहाँ कर देते, तो यहाँ क्या मीडियम कर देते, आप क्या कर देते, मीडियम कर देते अपने हिसाब से। चलिए यहाँ क्या है, ग्लास, तो ग्लास, तो क्या हो गया, प्रकाश की चाल हवा में बटा प्रकाश की चाल कांच में, ठीक है। अब देखिए अगर इसको रियल में फार्मूला से देखें तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, प्रकाश की चाल हवा में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में कितना होता है, कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये फिक्स है वैल्यू आपके पास, ये आपस में कैंसिल हो गया दोनों, तो क्या बचा 3/2, तो क्या बोलते हैं 1.5। तो क्या हो गया, ये कांच का अपवर्तनांक हो गया, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो ये हो गया आपके पास कितना, AμG का वैल्यू 1.5। कोई मात्रक नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा, कोई भी मात्रक इसके पास नहीं बचेगा। देखिए अगर अब क्वेश्चन में कह दे निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या कह दे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, तब देखिए क्या होगा। क्वेश्चन में यही सब थोड़ा फेरा करता है, कुछ नहीं, भाषा बदल देगा आपके पास। निरपेक्ष अपवर्तनांक, देखिए तो जब निरपेक्ष अपवर्तनांक की क्वेश्चन आ जाए कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो निरपेक्ष के मतलब होता है एब्सोल्यूट, ABSOLUT, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए सब बातें रिफ्रैक्शन की ही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर होकर के सबका भाषा बदलते जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन एक अलग हो गया आपके पास। देखिए जब इसकी बातें करें, देखिए अपवर्तनांक ये है, वो है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो जैसे ही निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेगा तो यहाँ पर निर्वात की चर्चा कर देंगे, तथा उस माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को कहेंगे हम लोग। जैसे हम लोग कुछ लिख सकते हैं, प्रकाश की चाल निर्वात में और प्रकाश की चाल किसी माध्यम, ऐसे कह सकते हैं। यानी यहाँ जो हवा है वहाँ निर्वात खाली कर देना है, प्रकाश की चाल किस में, निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में, और प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, प्रकाश की चाल किस में, अति निर्वात में, और प्रकाश की चाल किसी माध्यम में के अनुपात को निरपेक्ष अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आया, ये चीज़ दिमाग में रखना है। यहाँ पर क्या कर देना स्पष्ट, हवा में, वहाँ क्या कर देना स्पष्ट, निर्वात में, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, जो देखिए। अब किसी भी माध्यम की चर्चा कर सकते हैं आप। मान लीजिए कि यहाँ जैसे कांच ही ले रहे थे, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, μW लिखेंगे, अति μG लिखेंगे। अब वैक्यूम है तो वैक्यूम के यहाँ एयर ओवर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट μG लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल निर्वात में बटा प्रकाश की चाल निर्वात में बटा प्रकाश की चाल किस में, प्रकाश की चाल किसी माध्यम या प्रकाश की चाल कांच कर देते, यहाँ भी प्रकाश की चाल कांच में, क्योंकि गिलास मैंने लिखा था। तो ये हो गया, तो ये हो गया। अगर इसी को कभी कभी फार्मूला के रूप में पूछ देगा तो यहाँ से
माध्यम की चर्चा करोगे तो यहाँ से म्यू इक्वल टू प्रकाश की चाल निर्वात को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, आई कांच में तो इसको भी से डिनोट कर दोगे, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा सी भी। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है आपके पास। तो ये भी फार्मूला आपके पास किसके हो गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक की। सी क्या है, सी है प्रकाश की चाल, सी क्या है प्रकाश की चाल। भी क्या है, भी ती प्रकाश की चाल है, ये क्या है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये क्या है यू, तो क्या है किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। ये चीज़ दिमाग में रखना। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। पहले एक क्वेश्चन और हम इसी पर लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे कि अगर पूछ दे कि ग्लास का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये वाला फार्मूला से अगर निकालें तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से अगर ग्लास का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे म्यू जी, तो म्यू जी लिखेंगे तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ना। तो यहाँ से भी हो गया। अब देखिए, यहाँ से प्रकाश की चाल कांच में भी वही होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ से भी काट के वही बातें आ रहा है 3/2, यानी जो म्यू जी आ रहा है ये कितना हो गया 1.5। यानी ग्लास का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष भी उतने आता है, हवा के सापेक्ष भी उतने आता है। देखो दोनों का आंसर सेम है कि नहीं है। तो ये एयर के रिस्पेक्ट में, वो किसके रिस्पेक्ट में वैक्यूम, मैंने ये हवा के सापेक्ष है, वो किसके सापेक्ष तरह से कहें तो निर्वात के सापेक्ष है। तो दोनों का आंसर सेम है, दोनों बातें एक ही हैं। आपकी परिभाषा डिपेंड करेगी। अपवर्तनांक पूछा तो ऐसे लिख दीजिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा तो ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बारे में जो पूछता है इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे अपवर्तनांक जो होता है, तो और कहने का मतलब कि वेग माने प्रकाश के जो भी लाइट होता है उसके अपवर्तनांक के बीच संबंध हम लोग याद करेंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध, प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध। देखिए तो क्या होता है जो समझने की बात है। देखिए मान लीजिए इस तरह से कोई दो माध्यम है, फर्स्ट और सेकंड। तो अगर हमारी प्रकाश की किरण इस तरह से चलती है, मान लो कि ये जो है विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम मान लेते हैं, तो इसको रियल में जाने का इधर है लेकिन ये मुड़ जाता है इस तरह से। तो अगर इसी को भाषा में हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, ये देखिए, तो हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाती है। यदि हवा को मान लीजिए इस क्या है, मान लेते हैं, नाम दे देते हैं विरल है, तो विरल को ऐसे कर दो, ये क्या है हवा हो गया, ये क्या होगी कांच होगी, मान लेते हैं। तो यही प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है। यदि हवा को पहला माध्यम और कांच को दूसरा माध्यम माना जाए तो लिख सकते हैं, यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें हवा से कांच में, प्रकाश की किरणें हवा से कांच में जाती है, यदि प्रकाश की किरणें हवा से कांच में जाती है,
यदि हवा को पहला माध्यम यदि हवा को पहला माध्यम और कांच को दूसरा माध्यम माना जाए तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, हवा से कांच में जा रहा है, पहला माध्यम हवा को माने हैं, दूसरा माध्यम कांच को माने हैं। तो किस में जा रहा है, पहला से दूसरा में। समझ में आया, पहला से दूसरा में। तो यहाँ पहला माध्यम की प्रकाश का वेग, यहाँ दूसरा माध्यम में प्रकाश का वेग। समझ में आया, जी दिमाग में रखना है। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिखने का आपके पास तरीका है, इसको पढ़ेंगे क्या जे समझेंगे। देखिए ये क्या है, तो ये आपके पास V1 है, ये क्या है V2 है। तो V1 के मतलब क्या है, हवा में प्रकाश की चाल। हवा में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि V1 है ना। या क्या कह सकते हैं, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ये क्या हो गया, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब देखिए ई क्या है, तो ई आपके पास है दूसरे माध्यम मतलब दूसरा माध्यम किसको माने, दूसरे माध्यम कांच को माने। तो कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, ठीक है। तो ये एक तरह सापेक्षिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1μ2 हो गया, कोई दिक्कत। अगला स्टार समझने के लिए देखिए, तो रिलेशन हो गया। हम अगला स्टार में क्या कर रहे हैं, पुनः प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम, यानी कहने का मतलब पुनः प्रकाश की किरण जो कांच है उससे हवा में जाए। पुनः प्रकाश की किरण कांच से हवा में जाती है, तो अब देखो कांच से हवा में जा रहा है, तो कांच से हवा, तो रियल में ऐसे लिखो ना, ग्लास से किस में जा रहा है, हवा में जा रहा है। ये किस से जा रहा था, देखो हवा से पहला माध्यम माना था, ये दूसरा माध्यम, यानी क्या लिख सकते हैं 2μ1 लिख सकते हैं इसको। तो इक्वल टू क्या होगा, देखो 1 नीचे था 2, 1 ऊपर था 2 नीचे, तो ऊपर में क्या था यहाँ से V, तो यहाँ क्या लिखोगे V2 बटा क्या लिखोगे V1। ये चीज़ दिमाग में रखना है। इस भाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहला माध्यम क्या माने एयर, दूसरा माध्यम क्या माने ग्लास, कांच माने। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें तो देखिए ये समीकरण अगर मान लीजिए 1 है, ये समीकरण 2 है, मान लेते हैं, या लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ से आपके पास नया संबंध, इतना पहले नोट कर लीजिए। देखिए इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा, स्टार करके हम लिखते हैं। देखिए जैसे यहाँ से इस तरह से है, माने ये क्या है कांच, क्या है कांच। अब मान लो इसको पहला माध्यम मानते हो, इसको दूसरा, इसको फिर से पहला मानते हो। ऊपर में क्या है हवा है, नीचे भी क्या है हवा है। तो क्या ध्यान देना थोड़ा, ये अगर मान लो इस तरह से हम लोग नॉर्मल डाल देते हैं पहले, अगर कोई यहाँ से लाइट आती है इस तरह से, तो ये जाने का प्रयास इधर करती है, लेकिन ये मुड़ इस तरह से जाती है। फिर देखिए इस तरह से जब यहाँ पर फिर से लम्ब डालोगे तो इसके प्लानिंग है क्या इधर जाने का, रियल में ये सीधे आना चाहेगी, लेकिन ये क्या होता है जब इस तरह से मुड़ जाती है। देखिए
तो यानी क्या हुआ, एक तरह से समझें तो आपके पास कि पहला से दूसरा गया, ये क्या हुआ, पहला से दूसरा गया, फिर क्या हुआ, दूसरा से पहले में आ गया, है ना। तो इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं। देखिए तो इसकी रियल में वैल्यू 1 होती है, कैसे होती है उसको भी हम लोग दिखाएंगे। देखिए अभी यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, ये इस तरह से पढ़े थे ना, 1 म्यू 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते थे ना V1 बटा V2, फिर से इसको क्या लिख सकते थे, V2 बटा V1, तो ये आपस में क्या होता, कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या होता 1, इसीलिए मैंने ये लिखा है। ये चीज़ दिमाग में रखना है कि पहला से दूसरा में फिर दूसरा से पहला में आए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। हो सकता है 3 माध्यम भी आपके पास रह सकता है, तो इसके लिए क्या होगा, मान लो पहला से दूसरा में, फिर दूसरा से तीसरा में, फिर तीसरा से पहला में, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आया, ये चीज़ याद रखना है। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अगला स्टार करके कि जैसे मान लो एयर है ना, ये हवा है ना, तो हवा से किस में जा रहा है, कांच में, हवा से किस में जा रहा है, कांच में, फिर देखिए कांच से किस में जा रहा है, हवा में, कांच से किस में जा रहा है, हवा में, तो इसकी वैल्यू कितना होगी, 1 होगी। ये चीज़ दिमाग में रखना है। और देखिए इसी को स्टार करके लिखते हैं। देखिए अगर यहाँ से ए म्यू जी लिखे हैं आप, ए म्यू जी, तो बटा में जाएगा तो 1 बटा क्या कहलाएगा, जी म्यू ए। ये चीज़ दिमाग में रखिए, ये न्यूमेरिकल बनाने में आपको काम आएगा, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए अब कुछ हम न्यूमेरिकल लिखेंगे, उसको आपको बनाना है। अभी कुछ फार्मूला हम यहाँ पर है मौजूद, इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम बनाएंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड और CBSE दोनों में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है जो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI इसको समझिएगा, जो कि बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्वेश्चन है हवा के सापेक्ष, ध्यान देना, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, और हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, और हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, और हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, और हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास अभी अवेलेबल है, उसको बनाना है। देखिए हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझ जाइए तो बहुत बढ़िया बात। इसको हम मिटा रहे हैं पहले नीचे, ऐसे इसको समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत, वो वाला फार्मूला है उससे भी बन जाएगा आपके पास। पूछता है क्वेश्चन। देखिए कुछ पढ़ने का तरीका बताते हैं। देखिए अगर ये लिखा हुआ ए म्यू जी, इसको क्या पढ़ेंगे आप, इसको पढ़ेंगे आप कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, ठीक है। लेकिन अगर यही लिखल रहे ऐसे म्यू जी, तो इसको कहेंगे कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। इतना भी कह सकते, या इसी को आप कह सकते या करके, या कांच का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, समझ में आया, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं।
तो ये तो मैं समझने वाला बात अभी लिख रहा हूँ। अब देखिए, अगर आपको ये सारे बातें समझ में आ रही है तो इसकी क्वेश्चन बनने में आसानी होगी। क्वेश्चन क्या पूछा है? कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो ये कांच के सापेक्ष तो ग्लास का पूछा है, किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष किसका पूछा है? वाटर का, यही ना पूछा। इसको क्या कहेंगे आप? कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। देखिए, जिसके सापेक्ष बोलते हैं, हवा के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, जिसको बोलते हैं, यहाँ क्या है? कांच के सापेक्ष। सापेक्ष बोलने का मतलब ऊपर होता है, कांच के सापेक्ष ऊपर है, हवा के सापेक्ष हवा ऊपर है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। इसको दूसरा लैंग्वेज में और भी बोल सकते थे आप। इसको क्या बोल सकते थे? या करके, पानी के अपवर्तनांक, पानी के अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। ऐसे कोई दिक्कत है क्या? बोलने का खाली भाषा है। ये क्या है? कांच के सापेक्ष। ये भी किसका है? कांच के सापेक्ष। बात एक है। चलिए, तो तरीका है, निकालना है। देखिए, ये निकालना है। अब कुछ फार्मूला है, उसको आप ध्यान दीजिए। जी म्यू डब्लू, अगर ऐसे आपके पास लिखा हुआ है, जो अब अभी तक नहीं जानते तो फिर से हम जानने का प्रयास करते हैं। जी म्यू डब्लू, तो आप इसको जो नीचे है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू डब्लू बटा म्यू जी, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिए। अगर नहीं जानते हैं तो ये एक तरह से फार्मूला है, भी स्टार करके आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए, ये वाटर का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। तो वाटर ऊपर, कांच नीचे। इसको देखिए, ध्यान दें। ये फार्मूला अभी तक मैंने बताया, बनाने का तरीका अब देखते हैं। ये फार्मूला हो गया। अब इसको और फार्मूला को भी देखिए कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अभी मैंने क्या बताया, म्यू जी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ये जो है ना, ये म्यू जी को ऐसे आप लिख सकते हैं। म्यू जी देखिए यहाँ से है ना, ए म्यू जी को आप क्या लिख सकते हैं? म्यू जी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ क्या है? निर्वात है, यहाँ क्या है? हवा। तो निर्वात और हवा लगभग एक होता है। ये भी एक तरह से समझिए फार्मूला। जितना स्टार कर रहा हूँ फार्मूला के रूप में आप यहाँ पर रख लीजिए, ज़्यादा दिक्कत हो तो यहीं पर रख लीजिए स्टार स्टार करके। क्या कर सकते हैं? ए म्यू जी को क्या लिख सकते हैं? म्यू जी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। उसी तरह से यहाँ से अगर मान लो कि ग्लास है, यहाँ से म्यू डब्लू है, तो आप यहाँ से म्यू डब्लू लिख सकते हैं और बटा यहाँ से म्यू जी लिख सकते हैं। इसी को और क्या लिख सकते हैं? ये देखिए, जी म्यू डब्लू को आप देखिए, म्यू डब्लू है तो मैंने क्या लिखा? म्यू जी को ए म्यू जी, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ए म्यू डब्लू बटा ए म्यू जी भी लिख सकते हैं आप। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आप। ये लिखने का तरीका है। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। ये भी समझ रहे हैं हम लोग पढ़ने का तरीका। देखिए, ये पूछ रहा है आपसे, दिया हुआ क्या है? ये देखिए, क्वेश्चन हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। दिया हुआ है, यहाँ से सॉल्यूशन करके लिखते हैं। या तो 2 नंबर में आता है या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा आपके पास। दिया हुआ क्या है? हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, है ना? यही ना, हवा के सापेक्ष, जेकर सापेक्ष ऊपर, तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितने न दिल है? 3/2। और क्या दिल है? हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक 4/3। ये दिल है। पूछ रहा है ये, तो ये पूछने का ये फार्मूला, इस फार्मूला को थोड़ा आगे बढ़ के लिखिए। तो यहाँ पर आप एयर लगा सकते हैं, ए म्यू डब्लू बटा ए म्यू जी, ए म्यू जी, इसको आप लिख सकते हैं। यानी ये वाला फार्मूला से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से ए म्यू डब्लू की वैल्यू दे ले कितना? 4/3, 4/3 बटा कितना दे ले? 3/2। तो इसको कर दीजिएगा 4/3 इंटू 2/3, यानी कितना होगा? 8/9। ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। कितना? जी म्यू डब्लू इक्वल टू 8/9।
ठीक है, ये आपके पास आंसर। इसको कहते क्या हैं? कहते हैं कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, या पानी के सापेक्ष, अच्छा पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। क्वेश्चन क्या था? कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो इसका आंसर कौन हुआ? ये हुआ। यानी इसको हम लोग कहाँ तक ले चले? ये ले चले, तो ये आपके आंसर हो गया। तो इसको बारीकी से नोट करें। लिखना, देखिए आंसर लिखिएगा तो कहाँ से लिखिएगा? यहाँ से लिखिएगा, ये वाला लिख लीजिएगा, ये लिखिए, ये तो समझने के लिए। और लिखिए, स्टेप बाय स्टेप लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपके 8/9 आएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए अब कुछ हम लोग अलग ढंग का क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब तक समझ में आपको आ जाएगा कि कैसे हम लोग बना रहे हैं। इतना देखिए लेंदी प्रोसेस नहीं है, मैंने समझाने के दौरान इतना लेंदी बना दिया आपको। ठीक है, इतना लेंदी प्रोसेस है नहीं। देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, जी देखिए क्वेश्चन देखते ही देखिए कैसे बनाएंगे। क्या करा? कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो यहाँ लिखिए कांच जेकर सापेक्ष करा, और किसका? पानी का अपवर्तनांक। ठीक, तो यहाँ क्या लिखिएगा? यहाँ लिखिएगा डायरेक्ट म्यू जी अति म्यू डब्लू, जो नीचे ऊपर ये नीचे है तो म्यू डब्लू बटा क्या लिखेगा? म्यू जी। तो केकर सापेक्ष? दोनों तो एक के सापेक्ष है, हवा हवा। तो यहाँ क्या कर दीजिए? हवा कर दीजिए, हाँ हवा कर दीजिए। तो म्यू डब्लू, तो म्यू डब्लू का मैंने क्या? पानी का देल है, तो कितना देल है? 4/3 देल है। बटा कितना है? 3/2 देल है। तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 8/9। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। अब यही क्वेश्चन उल्टा पूछ दे, क्या कांच के सापेक्ष ना कह देता, कहता पानी के सापेक्ष। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा चेंज करके लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसका क्या है? ए ऑप्शन कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। तो क्या कर सकते हैं? देखिए आंसर यहाँ तक आ चुका, अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अब दोबारा क्वेश्चन कर देते हैं इसी में। देखिए ये क्या है? कांच के सापेक्ष। अब कर दीजिए पानी के सापेक्ष। किसके? पानी के सापेक्ष। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। पानी के सापेक्ष तो वाटर हो गया, किसके सापेक्ष निकालना? वाटर के सापेक्ष। किसका? ग्लास का। तो इसको क्या लिखिएगा आप? म्यू जी बटा कितना? म्यू डब्ल्यू। अब नहीं कुछ तो एयर लगा दीजिए अपने हिसाब से। एयर तो दे ही है, कितना आपका? ऊपर में क्या है? ग्लास। तो ग्लास का कितना दे? 3/2। कितना हुआ? 3/2। फिर कितना हुआ? 4/3। ऊपर जाएगा कितना? 3 तिहाई 9/8। ये हो गया आपके क्या? 9/8। ये चीज़ दिमाग में रखना। इसका आया था कितना? 8/9। उसका क्या होगा? 9/8। इस तरह से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, बहुत बार आते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग चेंज करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देते हैं। ऐसे हम इधर लिख देते हैं, क्वेश्चन समझ में ज़्यादा आएगा। पहले इसको नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अब क्या कह रहा है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कैसे कर देते हैं? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या कांच तथा पानी का अपवर्तनांक, कांच तथा पानी का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। 3/2 तथा 4/3 है। ठीक है, क्वेश्चन है। अब कह रहा है यदि कांच में प्रकाश की चाल, क्वेश्चन है, यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो बताएं कि पानी में प्रकाश की चाल क्या होगा? प्रकाश की चाल क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टेंशन बढ़ेगा कि अब क्या हो गया, चाल पूछ दिया। चाल का ही फार्मूला मैंने बताया था, लेकिन अब चाल के फार्मूला निकालने से पहले हम लोग जो पूछ रहा है उसको बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए वायु के साथ जो देल है पहले उसको नोट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग जो देल है नोट करते हैं। देखिए दिया गया है कितना? वायु के सापेक्ष दोनों है, तो वायु के सापेक्ष किसका है? कांच का भी दिया गया है, और वायु के सापेक्ष किसका दिया गया है? वाटर का भी दिया गया। देखिए तो कांच का पहले दिया है, तो कांच का कितना हो गया? 3/2, और वाटर का कितना हो गया? 4/3।
ये दिया हुआ, ये आप जानते भी होंगे, नहीं देल रहेगा तो ये आप जानते हैं कितना होता है इसके, ठीक है, दोनों देल है, ठीक है। अब देखिए कांच में प्रकाश की चाल देल है और पानी में पूछ रहा है, तो यानी पानी और कांच का खेला है, तब पानी और कांच का खेला है तो हम लोग उसी तरह निकाल दें इसको, किसको, मान लीजिए वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ग्लास का, किसका, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको जो फार्मूला लिखते हैं वेलोसिटी के हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इसको पहले तोड़ देते हैं या लिख भी सकते हैं, फार्मूले लिख देते हैं। ये इसको क्या लिखेगा, ये क्या है, ग्लास के सापेक्ष पानी, इसमें लिखिएगा प्रकाश की चाल किसमें, प्रकाश की चाल पानी में बटा प्रकाश की चाल कांच में, ये लिखिए। चलिए यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो आपको समझने में परेशान करेगा लेकिन समझना ही तो पड़ेगा। देखिए इसको और थोड़ा सा क्या लिखिएगा आप, म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू इक्वल टू प्रकाश की चाल पानी में, यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर बटा वेलोसिटी ऑफ ग्लास, ये फार्मूला होगा, होगा। चलिए अगर इधर नोट कर लिए होंगे तो थोड़ा सा हम इधर करते हैं, क्योंकि बोर्ड नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको। देखिए इसकी बार यहाँ लिखते हैं तो क्या होगा, इसको आप चाहें तो एयर लगा सकते हैं, इसमें भी चाहें तो एयर लगा सकते हैं। इसका वैल्यू देल है, कितना देल है, ग्लास का, तो ग्लास का देल है 3/2 बटा देल है वाटर का कितना 4/3, और वाटर का वेलोसिटी पूछ रहा है, और ग्लास का देल है 2 × 10⁸ देल है ना। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये तो आप जान रहे हैं क्या होगा कि 3 × 9/8 क्या होगा, 9/8 इक्वल टू VW 2 × 10⁸। तो यहाँ से VW नहीं निकलेगा, इसको इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9/8 इंटू 2 × 10⁸ होगा ना। तो इसको 9 दूनी 18/8 हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ से यहाँ गए, फिर से यहीं वापस आ रहे हैं, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको पास। तो क्या होगा, VW इक्वल टू देखिए 9.11, तो ये हो जाएगा लगभग, कैलकुलेट कीजिएगा तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कैलकुलेशन अपने कीजिएगा, यही आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिए, क्या आ गया, देखिए पानी में प्रकाश की चाल, ये क्या है, वाटर में वेलोसिटी, वाटर का वेलोसिटी कितना 2.2 × 10⁸। इस तरह से आप कैलकुलेट करना, और कोई कष्ट नहीं है। देखिए लिखना कैसे, इसको लिखने के बाद इसको लिखना, फिर ऐसे ऐसे लिख लेना, ठीक है। थोड़ा सा परेशानी, ऐसे हम स्पष्ट करना चाहो तो ऐसे भी थोड़ा सा हम लिख देते हैं। देखिए क्या समझ में थोड़ा आ जाना चाहिए। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा इधर लिखते हैं, देखिए क्या होगा। अब यहाँ से आइए, यहाँ तो क्या है, वाटर का है, तो इसको क्या लिखते हैं, इस तरह से जब लिखा रहता है तो इसको हम लोग लिखते हैं ना म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू। वेलोसिटी ऑफ क्या है, वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर, आई क्या वेलोसिटी ऑफ ग्लास, तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास। तो आपको हम बोलते हैं ना, जब इस तरह से रहे तो इसमें आप एयर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो देखिए वहाँ देल है ना, कितना देल है, ग्लास का देल है 3/2, इसका देल है 4/3। यहाँ VW आई क्या VG देल है आपके पास 2 × 10⁸, क्वेश्चन में देल है, क्वेश्चन में देल है ना, देखिए ना VG देल है आपका 2 × 10⁸ देल है, ये सारे क्वेश्चन में देल है। तो ये क्या हो गया, अब कैलकुलेट करोगे तो 3/3 9/8 इक्वल टू VW बटा 2 × 10⁸, ठीक है, 10⁸ है। चलिए अब क्या होगा, इधर चल जाएगा तो 9 2 ये है ना 9/8, ऐसे लिखो। VW इक्वल टू इधर 9/8 इंटू 2 × 10⁸, क्या हो जाएगा बताओ, 9 दूनी 18/8 गुना 10⁸, यहीं कर दो, 9 दूनी 18/8
इंटू 10 के पावर 8 भागा दोगे तो 18/8, 8 दूनी 16, तो कितना बचेगा 2, तो हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 2.5 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी ऑफ वाटर। यही आपके पास आंसर आएगा, इसको नोट कर लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और भी हम अगले क्लास में एक आध दो क्वेश्चन और करा देंगे, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन, ये सारे बातें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।